नमस्ते फ्रेंड्स, प्रकाश आईएएस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में देखा था कि तारों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, हम उसमें आप लोगों को बता ही दिए थे कि कैसे हाइड्रोजन गैस के बादलों का झुंड बनता है, फिर उसे गैसीय पिंड और फिर कैसे उसमें नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, हाइड्रोजन कैसे खुद को हीलियम में कन्वर्ट करता है और फिर तारों का निर्माण होता है। आइए अब हम इसमें बताते हैं आपको कि आपको पता है तारों का जो रंग है वो किस पे निर्भर करता है। तो तारे का जो रंग है वह तापमान पर निर्भर करता है। देखिए ये सभी देखा गया है हमारे ब्रह्मांड में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, तभी हम लोग ये सारी चीज़ों को जान पाए हैं। तो तारे का जो रंग है वह उसके तापमान पर निर्भर करता है। अगर तारे का रंग नीला या सफ़ेद है, अगर तारे का रंग नीला या सफ़ेद है तो वह तारा अपने किस अवस्था में है? युवा अवस्था में है। उस समय उसमें ज़्यादा तापमान होगा, ठीक है। और अगर तारे का रंग पीला या नारंगी कलर का है तो अपने प्रौढ़ा अवस्था में है, उसमें युवा अवस्था से कम तापमान होगा। यही हमारा जो है, ये हमारे सूर्य का भी एग्जाम्पल है। हमारा सूर्य जो है वह पीला या नारंगी तारा ही है। उसके बाद आता है लाल तारा। लाल तारा मतलब वृद्धा अवस्था का है और इसमें रोशनी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो जो है, अब देखिए अब लाल तारा है। और अभी एक चीज और भी सोचने वाली बात है कि हमने बताया कि हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होते रहता है? हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल उसमें लगते रहता है कि हाइड्रोजन एक दूसरे से टकरा टकरा के और भी ज़्यादा हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है। तो फिर कुछ समय तो ऐसा भी आएगा जब पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो चुका होगा, तब क्या होगा? यहाँ तक में, इस प्रोसेस तक में लाल जो वृद्धावस्था जो है, जिसे इस लाल तारे को हम लाल दानव तारा भी कहा जाता है। और जब इस प्रोसेस में तो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? हीलियम में कन्वर्ट हो चुका है। और जब सारा हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तब तो कुछ हो सकता है, ये तो हमको लगेगा नहीं कि जब हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हुआ तब एक अवस्था तो ऐसा भी आएगा जब सारा हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तब देखिए जब सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तब हीलियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर वह कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किसी भारी पदार्थ में, हैवी मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि हमारा लोहा। तो जब हाइड्रोजन हीलियम में पूरी तरह कन्वर्ट होगा तो हीलियम किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। और कार्बन खुद को किसी भारी पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहीं पर एक बात आती है, यहीं पे एक बात क्या आती है? एक हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो इन्हीं के द्वारा ये चंद्रशेखर सीमा तय कर किया गया है। इन्होंने ये कहा कि यदि किसी तारे का जो द्रव्यमान है वो अगर सूर्य से कम हो या सूर्य के बराबर हो तब क्या होगा इस लाल दानव तारा में? या जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा हो तब इस लाल तारे में क्या होगा? तो पहला उन्होंने कहा जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है या बराबर हो, कम हो या फिर बराबर हो, तब जो लाल दानव तारा है, तब ये, क्योंकि ये सबसे लास्ट स्टेज का हमारा तारा है, ये तो युवा अवस्था प्रौढ़ावस्था, ये तो लास्ट, अब ये धीरे धीरे वो तारा क्या हो रहा है? खत्म होने, अपने मृत्यु की ओर जा रहा है। तो ये तारा जो अंतिम हमारा लास्ट स्टेज वाला लाल तारा, लाल दानव तारा जिसे कहते हैं, यह लाल दानव तारा खुद को किसमें कन्वर्ट हो जाता है? श्वेत वामन में, जिसको हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। और यही श्वेत वामन फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? काला वामन में, ब्लैक ड्वार्फ में। ये केस कब होता है? ये तब होता है जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम हो या फिर उसके बराबर हो। और ये लाल दानव तारा तभी श्वेत वामन में कन्वर्ट हो जाता है और जो श्वेत वामन है वो काला वामन में, ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा उन्होंने कहा जब तारे का द्रव्यमान सूर्य से भी बड़ा हो, जब लाल दानव तारे जो है इसका द्रव्यमान अगर सूर्य से भी बड़ा हो तब क्या होगा? और जब ये सूर्य से भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तब आपको पता है उसमें विस्फोट होगा। क्या वजह से, क्यों होगा विस्फोट? तो देखिए जिस तरीके से हमारे पृथ्वी को 3 लेयर में बांटा गया है, उसी प्रकार से तारे का भी 3 लेयर है। एक क्रोड है, फिर मध्य सतह है और फिर बाहरी सतह है। इतना ज्यादा देखिए सब में क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशन फोर्स, ऐसा क्यों हुआ? सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट क्यों होगा? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो सारा हाइड्रोजन है वह हीलियम में कन्वर्ट होने लगा।
देखिए ये सब क्यों होता है, ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जैसे ये हाइड्रोजन हीलियम में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा दबाव पड़ा है कि एटम्स के बीच में, हाइड्रोजन एटम्स के बीच में टकरा रहा है और फिर वह हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। और यही गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है तो सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो हम बताया कि 3 सतह, तारे भी अपने 3 सतह के लिए है, एक क्रोड है, एक मध्य सतह है, उसका बाहरी सतह है। इतना ज्यादा उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगने पर, इतना ज्यादा दबदबा लगता है गुरुत्वाकर्षण बल का कि जो उसका मध्य सतह है ना वह उसके क्रोड में चला जाता है। नहीं समझे, जो मध्य सतह है उसका जो मिडिल पार्ट है तारों का वह भी कहाँ चला जाता है, सेंटर की तरफ, अपने केंद्र में चल जा करके मिल जाता है। क्यों, किसके कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के बढ़ जाने का, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से जो इसका मध्य सतह है वो अपने सेंटर में चला जाता है। और बाहरी सतह का क्या होगा, बाहरी सतह जब मध्य सतह ही जब उसका अपने सेंटर में केंद्र की ओर चला जाएगा तो बाहरी सतह भी ध्वस्त हो जाएगा, बाहरी सतह भी ध्वस्त हो जाता है। और जब ये इस तरीके से पूरी तरह हो जाता है, जब पूरी तरीके से मध्य सतह अपने सेंटर में, अपने क्रोड में चला जाता है तो फिर उसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। फिर उसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। और उसी विस्फोट को क्या कहा जाता है, सुपरनोवा विस्फोट। उस विस्फोट को क्या कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। और जब विस्फोट होता है तो इससे न्यूट्रॉन तारे का जन्म होता है और ये बहुत स्पीड से हमारे ब्रह्मांड में घूमने लगता है, बहुत ही स्पीड से। इसीलिए इसको पल्सर भी कहा जाता है, न्यूट्रॉन तारे को इसीलिए पल्सर भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत स्पीड से जब विस्फोट होता है तो न्यूट्रॉन तारे का तारा बनता है और ये बहुत स्पीड से हमारे ब्रह्मांड में क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। और फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्लैक होल में इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति स्ट्रांग होता है, इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि यहाँ से कोई भी ये सारे रोशनी को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है, सारा रोशनी को सोख लेता है। ये बिल्कुल भी यह दिखता नहीं, यहाँ से सारा रोशनी, ब्लैक होल इतना अपने इसमें गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है कि ये सारे रोशनी को अपनी ओर सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो हम इसे देख नहीं सकते हैं, ये विजिबल नहीं हो पाता है, ये ब्लैक, इसलिए इसको ये पूरी तरीके से काला हो जाता है। इसलिए इसको कृष्ण वीवर भी कहा जाता है, ब्लैक होल को। और दूसरा नाम क्या है, कृष्ण वीवर भी इसको कहा जाता है। और इसमें ये भी बहुत स्पीड से मूव कर देता है, बहुत स्पीड से हमारे ब्रह्मांड में यह मूव कर रहा होता है। और आप देखेंगे आगे कि हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि हर एक गैलेक्सी में, जितने भी गैलेक्सी है उसके केंद्र में एक ब्लैक होल होता है। तो अब हम समझ गए कि कैसे तारे की उत्पत्ति होती है और फिर कैसे तारा नष्ट होता है और फिर ये कैसे ब्लैक होल बन जाता है। और जब द्रव्यमान कम होता है तब ये श्वेत मामन और काला मामन बन जाता है और हमारे ब्रह्मांड में घूमते रहता है। या जब किसी के भी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण उसके साथ घूमने लगता है, जिसका ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होता है उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और ये घूमने लगता है श्वेत मामन और काला मामन। लेकिन ये जब विस्फोट होता है तो पहले न्यूट्रॉन तारा, ये भी बहुत स्पीड से हमारे ब्रह्मांड में मूव करता है, फिर ये ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। और ब्लैक होल हम बताएंगे आपको कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स स्ट्रांग होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि अपने आसपास का जितना तारा है ये सभी उसमें समाहित हो जाएगा। जितना भी तारा है इसके आसपास जितने भी तारे होते हैं, इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि इस सभी को अपने में क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है और इतना ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है। इसलिए जब आप पढ़ेंगे, जब आगे हम दिखाएंगे गैलेक्सी, तो गैलेक्सी के मध्य में सबसे ज़्यादा तारा पाया जाता है। जो गैलेक्सी होता है उसके मध्य में सबसे ज़्यादा तारा क्यों पाया जाता है, क्योंकि ब्लैक होल उसमें ग्रेविटेशन फोर्स का सबसे ज़्यादा होता है, सारे तारे को अपने ओर आकर्षित करके रखता है और अपने में समा लेता है। यही हमारा ब्लैक होल कहलाता है। ये था हमारे पूरे तारे के बारे में। अब आप इससे एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत ही कम दिया हुआ, लेकिन आप जितना भी पढ़ेंगे उसमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। कोई रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप जो भी पढ़ेंगे आपको वहाँ से इसमें बातें समझ में आ जाएगी। मैंने आपको उतनी बात मैं आपको बता चुकी हूँ जो समझ में आपको जरूर आएगा। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट करके भी बताइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तब तक के लिए अपने और अपने पर्यावरण का ख्याल रखिए। धन्यवाद।